हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पल। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको यहाँ तक कराया था, पूरा इंट्रो पार्ट। अब हम लोग फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में। तो इसमें बहुत सारे मैंने डायग्राम वगैरह यूज़ करके आपको मैं सब शेड्यूल्स के जो भी है वो मैं सब आपको याद करवा दूँगी और ईज़िली आपको याद आ जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर कि कौन सा क्या है, मतलब कौन सा क्लॉज लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो बस हम लोग फर्स्ट शेड्यूल करते हैं। इस पार्ट में मैं पूरा फर्स्ट शेड्यूल आपको कवर अप कर दूँगी और मैं पूरा स्टडी मैट कराने वाली हूँ और जो भी इलस्ट्रेशन है उसका मैं आपको रेफरेंस दे दूँगी। पार्ट 1, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू सीए इन प्रैक्टिस। पार्ट फर्स्ट के अंदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आता है फॉर द सीए इन प्रैक्टिस वालों के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या है, इसमें 12 क्लॉजेज है, तो ईजिली हम लोग याद कर लेंगे। क्लॉज 1 के अंदर, अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही। क्लॉज 1 में क्या बोल के रखा हुआ है, वो कब गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए? Allow any person practice in his name as a CA unless such person is a CA in practice or a partnership or employed by him. ये मैंने क्लॉज इसलिए दिया है कि आपको याद रहे कि आपको किसी को अपना नाम यूज करने नहीं देना है एज अ सीए। यू कांट लेट एनी वन टू यूज योर नेम। हु कैन बी अलाउड टू प्रैक्टिस इन सीएज नेम? नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कभी नहीं, उसको अलाउ कभी करना ही नहीं है। बट जो सीए इन प्रैक्टिस है, अगर वो पार्टनर है और एम्प्लॉय है तो ही अलाउड है। अगर अदर्स है तो यू कांट यूज लेट एनी अदर सीए इन प्रैक्टिस टू यूज योर नेम। तो मीन्स हम लोग खाली पार्टनर और एम्प्लॉय, और वो भी दोनों अलाउड है और वो भी सीए इन प्रैक्टिस होने चाहिए। इससे ये क्यों करके रखा हुआ है कि सेफ गार्ड करेगा पब्लिक अगेंस्ट अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट्स वर्किंग अंडर द कवर ऑफ अ सीए। तो इसलिए क्लॉज 1 के अंदर बोला कि यू कांट लेट एनी वन टू यूज योर नेम। अब आते हैं क्लॉज 2। इसमें देखो मैंने यहाँ पर इमेज यूज कर रखा है कि किसी को हम लोग को पैसा नहीं देना है। इसका मतलब क्या कि पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग किसी को शेयर नहीं करना है अपना चीज। तो ये मैंने फोटो यूज किया है कि किसी को कुछ देना नहीं है। पे और अलाउ और अग्री, अग्री टू पे और अलाउ या फिर पे और अलाउ करो आप। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर कमीशन और ब्रोकरेज इन फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस। अपना कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है वो किसी के साथ आपको बांटना नहीं है। इससे टू एनी पर्सन, किसी भी किसी भी पर्सन के साथ आपको शेयर नहीं करना है एक्सेप्ट कुछ यहाँ बता के रखा हुआ है जो कि एक मेंबर ऑफ आईसीआई के साथ यू कैन शेयर, पार्टनर या फिर रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर, उनके साथ आप शेयरिंग कर सकते हो। फिर आता है कि मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, कोई दूसरा प्रोफेशनल बॉडी है तो जैसे आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूएआई के मेंबर्स हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, यू कैन शेयर विद देम। जो भी उनके मेंबर्स होंगे उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। सच अदर पर्सन क्वालिफाइड एज क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। कौन कौन सब लिखा हुए? सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, लॉ और एमबीए, इन सबके साथ यू कैन ऑल्सो शेयर। अब आते हैं नोट आता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडिट फी पेबल टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑडिटर टू डिपॉजिट परसेंटेज ऑफ हिज ऑडिट फी इन स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट, स्टेट ट्रेजरी। इसमें क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग क्या करना होता है, कुछ ऑडिट फीस का कुछ ऐसा परसेंटेज हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। एन ऑडिटर टू डिपॉजिट परसेंटेज ऑफ हिज, तो ये एक गवर्नमेंट रिकवरिंग एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, तो इसमें क्या है कि हम लोग को एक परसेंटेज ऑफ दी ऑडिट फी हम लोग को पेमेंट करना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्लॉज 2 लग जाएगा, वो बोला है कि आप दे ही नहीं सकते हो किसी को अपना एज अ शेयर वगैरह अपने प्रॉफिट का। तो यहाँ पर आईसीआई ने अलाउड करके रखा है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव and other expenses, so it is allowed, it is not against the clause. Council decided no bar in code of ethics. So up as a percentage of the audit fees आप central government को you can or state government you can pay. C under nomenclature of offices allowances gave 50% of audit fee to complainant for number of years. बहुत सालों से वो as a ऑफिस अलाउंसेस अपना दे रहा था
50% ऑफ द ऑडिट फीस उसको दे रहा था एज अ ऑफिस अलाउंसेस। काउंसिल वो बोला कि आप काउंसिल बोले हैं, जो भी आईसीआई काउंसिल है उन्होंने बोला कि आप सब्सटेंस देखो, उसमें ऐसा है कि वो आप शेयर कर रहे हो प्रॉफिट को, तो वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ था। तो ये केसेस है कुछ कुछ, आप देखना स्टडी मैट में इसे दिए हुए हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब यहाँ पर गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा? इफ पार्टनरशिप फर्म है, अगर जैसे मेंबर डाई कर जाता है तो उसकी गुडविल को अगर हम लोग ने सेल किया है तो कैसे क्या रहेगा वो उसमें बता के रखा हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर पार्टनरशिप फर्म है, इफ मोर देन और टू पार्टनर्स एंड वन ऑफ देम डाइज, अगर एक पार्टनरशिप में टू और मोर पार्टनर्स है और एक की डेथ हो जाती है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि विडो है कंटिन्यू टू रिसीव शेयर ऑफ फर्म ओनली पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ शेयरिंग की बात आ रही है क्लॉज 2 के अंदर कि आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा, पर कुछ कुछ सिचुएशन है जैसे ऊपर ऊपर बताया था कि आप कोई दूसरे प्रोफेशनल बॉडी के साथ शेयर कर सकते हो, तो यहाँ पर भी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो विडो को हम लोग दे सकते हैं शेयर इन द प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप में ऐसा क्लॉज था। इसलिए यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लॉज 2। प्रोप्राइटरशिप फर्म है अगर तो नो शेयरिंग ऑफ फीस बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड परचेजर ऑफ द गुडविल, कोई शेयरिंग ऑफ द फीस नहीं होगा। जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे प्रोप्राइटर के डेथ के बाद, वो लोग शेयरिंग नहीं करेंगे फीस का विद द परचेज ऑफ द गुडविल। पेमेंट may be made in installment agreement of sale of for contain such provision। और यहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए ऑफ सेल ऑफ गुडविल मस्ट कंटेन सच प्रोविजन, ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए गुडविल के सेल में कि हम लोग इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको पेमेंट करेंगे। प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा? गुडविल कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर टू अनदर एलिजिबल मेंबर ऑफ आईसीआई आफ्टर डेथ, हम लोग गुडविल को भी सेल वगैरह कर सकते हैं, पर शेयरिंग आपको अलाउड नहीं है। काउंसिल परमिटेड सेल इन और ट्रांसफर इन द फॉलोइंग वेज, यहाँ इलास्ट्रेशन आप देख लेना। काउंसिल कैसे परमिट की है? फर्स्ट है कि अगर डेथ होता है ऑन और आफ्टर 38/1998, 38/1998 अगस्त के बाद में 30 अगस्त के बाद अगर डेथ होती है, उस 30 अगस्त या 30 अगस्त के बाद की डेथ है, तो क्या होगा? प्रोवाइडेड सेल कंप्लीटेड, सेल हर रिस्पेक्ट से 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेम ऑफ कंसर्न फर्म केप्ट इन एबियंस दैट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ओनली अप टू 1 साल तक। आईसीआई ने बोल दिया कि हम लोग 1 साल तक उस मेंबर का रजिस्टर से नाम हटाएंगे नहीं, जब तक आपको कंप्लीट करना है सेल को कर लो। डेथ ऑन और आफ्टर 38 एंड देयर एग्जिस्टेंट, पर डेथ होती है 30 अगस्त 1998 के बाद, पर वहाँ पर क्या है कि रूबिन के लीगल हायर्स है, उनमें डिस्प्यूट चल रहा है। प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्यूट मिल जाना चाहिए, रिसीव बाय आईसीआई विद इन 1 ईयर, विद इन अ ईयर उसको आईसीआई को मिल जाना चाहिए। एंड वो 1 साल तक आपका फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट तक आपका नाम उस मेंबर का रहेगा। यहाँ डेथ का था फ्रॉम द अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेथ, और यहाँ फ्रॉम 1 ईयर अप टू द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट तक रहेगा। अब डेथ उसके पहले हुई है तो प्रोवाइडेड सच सेल और ट्रांसफर कंप्लीटेड एंड आईसीआई परमिशन टू प्रैक्टिस इन डिजीज प्रोप्राइटरी इन फर्म नेम सॉर्ट बाय, 1 साल के अंदर अंदर आप परमिशन ले लो एंड फर्म नेम कंसर्न स्टिल अवेलेबल विद द इंस्टीट्यूट, ऐसा होना चाहिए कि अभी भी इंस्टीट्यूट के पास उसका नाम होना चाहिए। पर अब क्लॉज 3 आता है कि क्लॉज 1 में बोला था कि आप नाम यूज करने नहीं दे सकते किसी को अपना, क्लॉज 2 में हम लोग ने क्या बोला, किसी का शेयरिंग नहीं करनी है। थर्ड में ये किसी किसी से कुछ लेना नहीं है, 2 में देना नहीं है, थर्ड में लेना नहीं है किसी से। एक्सेप्ट और अग्री एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ पर्सन नॉट मेंबर ऑफ आईसीआई, मतलब कोई मेंबर नहीं है उसका आप शेयर ले रहे हो। Can enter into profit sharing arrangement of similar nature or similar arrangement and receive commission or brokerage with member of professional body or person having qualification। ये सेम जो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल वाली सेम, ये जो हमने क्लॉज 2 में पढ़ा था वही है, और पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन वो भी सेम है। नॉट प्रोहिबिटेड फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस टू चार्ज रेफरल fees obtained by member who is in practice from another person who is a member in practice, member जो कि प्रैक्टिस में है और रेफरिंग क्लाइंट है। अगर एक सीए दूसरे सीए से एज अ रेफरल फीस चार्ज कर रहा है, दोनों ही प्रैक्टिस के अंदर है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो क्लॉज 3 बोल कर रखा यू कैन टेक। अब नंबर 4 क्या होता है? आपको पार्टनरशिप, ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में यू कांट एंटर,
into the partnership in or outside India with any person other than, किसी के साथ पार्टनरशिप एंटर नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो कि सीए खुद प्रैक्टिस के अंदर है या मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब, सीएस कॉस्ट अकाउंट, इनके साथ आप एज अ पार्टनरशिप कर सकते हो, इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। रेसिडेंट हु बट फॉर इज रेसिडेंट अब्रॉड रजिस्टर्ड अंडर क्लॉज 5 ऑफ सब सेक्शन 1 और सेक्शन 4, तो आप कोई रेसिडेंट जो कि बाहर रह रहा है उसके साथ भी आप कर सकते हो जो कि रजिस्टर्ड है अंडर क्लॉज 5। क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय सीजी और काउंसिल फॉर परमिटिंग सच पार्टनरशिप, यहाँ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब वगैरह करके रखा है उसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, पर आप यू कांट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप अ पार्टनर हु और सी हु इज इन प्रैक्टिस, तो उसको यहाँ पर क्लॉज 1 2 3 4 इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है क्लॉज 5, ये कैसे कर रहा है, देखो हेल्प हेल्प मांगा ना 5, जैसे 5 फिंगर्स है तो वो हेल्प मांग रहा है, वो बोल रहा है कि कोई प्लीज मेरे को सिक्योर करा दे वर्क, तो ऐसा आप याद रख सकते हो क्लॉज नंबर 5। सिक्योर आइदर थ्रू सर्विस ऑफ पर्सन नॉट एम्प्लॉय ऑफ सीए, क्या कर रहा है वो सर्विस, वो सिक्योर कर रहा है सर्विसेज, कैसे थ्रू सर्विस ऑफ अ पर्सन नॉट, क्योंकि सीए उसका एम्प्लॉय नहीं है उसके थ्रू वो सर्विस मंगवा रहा है कि तू मेरे काम ढूंढ के लेके आ, और नॉट हिज पार्टनर और बाय मीन्स नॉट ओपन टू सीए। एक तो मीन्स कोई एम्प्लॉय अगर वो सीए है तो उसके थ्रू वो मतलब काम मंगवा सकता है या फिर पार्टनर के थ्रू वो काम मंगवा सकता है, नॉट एम्प्लॉय ऑफ अ सीए, एक तो एम्प्लॉय के साथ मंगवा सकता है और एक पार्टनर से वो सिक्योर कर सकता है काम, पर इनके बिना अगर किया तो फिर वो गिल्टी माना जाएगा। एनी प्रोफेशनल बिजनेस नथिंग कंटेन प्रोहिबिट एनी एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ आइटम्स, तो ये क्लॉज वो 2 3 4 को इफेक्ट नहीं करेगा। सीए wrote various letters to officers of different army canteen डिटेल अबाउट हिम एंड एक्सपीरियंस, वो क्या करता है सीए अलग अलग लेटर्स लिखता है बहुत सारे ऑफिसर्स को आर्मी कैंटीन वाले के, तुम लोग क्या करो मुझे अपॉइंट करो एज अ ऑडिटर, तो गिल्टी होगा वो अंडर क्लॉज 5 एंड 6, क्योंकि 6 में बोल के रखा हुआ है सॉलिसिट करना और 5 में क्या है कि सिक्योर करना फ्रॉम सम अदर पर्सन हु इज नॉट अ सीए, क्योंकि कोई एम्प्लॉय नहीं है उसका या फिर उसका पार्टनर नहीं है उसके थ्रू आप सिक्योर कर रहे हो वर्क को, तो आप गिल्टी ठहराओगे, तो आप क्लॉज 5 के अंदर आप गिल्टी माना जाओगे। तो 6 क्लॉज 6 क्या 60% ऑफ, ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सीए कि 60% ऑफ है, मैं आईटीआर फाइल कर दूंगा 60% ऑफ है इसके दिन में, तो 60 से आप 6 से आप याद रख सकते हैं क्लॉज 6। क्लॉज 1 में हमने पढ़ा था कि नेम यूज नहीं कर सकते, 2 और 3 में देना नहीं है लेना भी नहीं है, 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 4 में आप लोगों ने पार्टनरशिप नहीं करना है, 5th में क्या करना है हेल्प सिक्योर नहीं करना है फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन जो कि आपके एम्प्लॉय नहीं है और पार्टनर नहीं है उसके थ्रू आप सिक्योर कर रहे हो अगर वर्क तो, और 6 क्या है 60% ऑफ, मतलब आप एडवर्टाइज कर रहे हो सॉलिसिट कर रहे हो, आप अपने सॉलिसिट कर रहे हो क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई सर्कुलर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और अदर मीन्स, नथिंग प्रिवेंट सीए फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग फॉर और इनवाइटिंग और सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो सिक्योर कर सकता है वर्क, रिक्वेस्ट वगैरह वो जो करना हो वो कर सकता है। Member from responding to tender issued by various users of professional services or organization and securing professional work as a consequences, तो आप क्या कर सकते हो रिस्पॉन्ड कर सकते हो टेंडर का by various users of the professional services, so you can also respond to the tender। अब यहाँ कुछ नोट है कि काउंसिल जो कि मेंबर इन प्रैक्टिस है नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर इशूड बाय organization or user of professional services in area of service exclusively reserved for CA, अगर ऐसा टेंडर आया है कि खाली ऑडिट और अटेस्टेशन को लेके ही टेंडर है तो यहाँ बोल दिया कि मेंबर को रिप्लाई नहीं करना है उस टेंडर का, सच रेस्ट्रिक्शन नॉट एप्लीकेबल, अब ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा जब वहाँ टेंडर के अंदर एक मिनिमम अमाउंट बता दिया फीस का, तो वो टेंडर पे मतलब वो टेंडर का रिस्पॉन्ड कर सकता है, और या तो मिनिमम अमाउंट बता के रखा हुआ है या फिर वो जो टेंडर है वो अदर प्रोफेशनल्स के लिए भी ओपन है, मीन्स जो सीएस वगैरह है उनके लिए भी ओपन है अगर तो वो रिस्पॉन्ड कर सकता है उसके अंदर, तो उसको सॉलिसिट नहीं माना जाएगा इसमें। एब्सटेंस फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन विद कोचिंग और टीचिंग एक्टिविटीज थ्रू होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, सच मेंबर में पुट outside coaching premises
sign or board mentioning name of coaching institute, contact details and subject taught only. वो क्या कर सकता है कि अपने जो अपना जो एसोसिएशन है उसके टीचिंग या ये सब एक्टिविटीज के साथ वो किसी को नहीं बताएगा, होर्डिंग्स वगैरह के थ्रू नहीं बताएगा। पर मेंबर क्या कर सकता है, अपने कोचिंग है उसके बाद एक नेम प्लेट के अंदर वो अपना नाम, नेम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स और सब्जेक्ट डॉट ओनली वो बता सकता है और कुछ नहीं बताना उसको। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉलिसिटिंग के बता के रखे हुए फॉर्म्स वगैरह कि कैसे मेंबर सॉलिसिट करते थे, जो फिर उसको रोकने के लिए ये सब सब गाइडलाइंस आई हैं। सम फॉर्म ऑफ सॉलिसिटिंग वर्क काउंसिल प्रोहिबिटेड, काउंसिल ने मना कर दिया कि ये सब आप तो काम करने ही नहीं है। फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस, नॉट एडवर्टाइज फॉर सॉलिसिटिंग वर्क। ऐसा नहीं कि आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि 60% ऑफ, 70% ऑफ, मेरे से काम ले लो, मैं सबसे बेस्ट आईटीआर फाइल करती हूँ, ये वो, ये सब आपको नहीं करना है। प्लस नॉट परमिटेड पर्सनल कैनवसिंग और कैनवसिंग फॉर क्लाइंट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर थ्रू हेल्प ऑफ एम्प्लॉय, तो आपको ये सब काम नहीं करना है। एक्सेप्शन क्या है, कैन रिक्वेस्ट, जो भी सीए इन प्रैक्टिस है फॉर प्रोफेशनल, मैंने ऊपर बताया था कि आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर प्रोफेशनल जो कि सीए है वो प्रैक्टिस में है। तो बस आपको एक बार रीड करना है, ये आपको क्लिक हो जाना चाहिए एग्जाम के अंदर कभी आए क्वेश्चन तो। एडवर्टाइज चेंज इन पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन, चेंज इन एड्रेस, तो आप ये सब का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो कभी चेंज वगैरह कुछ हो रहा है आपके पार्टनरशिप वगैरह में। तो इशू क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन जर्नल और न्यूज लेटर ऑफ द आईसीआई में आप कर सकते हो एडवर्टीज। इंफॉर्मेशन ऑफ शेयरिंग प्रोफेशनल वर्क ऑन असाइनमेंट बेसिस और सीकिंग पार्टनरशिप, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, contain only accountant name, address of the telephone, fax number, email and address of social networking sites, experience and area of specialization relevant to seek response to advertising। तो ये सब आप कर सकते हो, आप क्लासिफाइड के अंदर ये डिटेल्स दे सकते हो आई का। एप्लीकेशन फॉर इम्पैनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क, यहाँ क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, कोर्ट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिपेयर पैनल्स ऑफ सीए फॉर अलॉटमेंट एंड ऑडिट। वहाँ गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादातर एक पैनल बना रहता है ऑडिटर्स का, मतलब कौन कौन से ऑडिटर्स को अलॉट वगैरह करने का। तो सीए फ्री टू राइट टू कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट टू प्लेस हिज नेम, तो वो सीए रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप मेरा ना नाम उसमें ऐड कर दो। पर एक रोविंग इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए, बार बार आप कॉल करते जा रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर एडवर्टीजमेंट एंड सर्कुलर, सेम जो मैंने ऊपर बताया था आपको टेंडर वगैरह के लिए कि टेंडर अगर मिनिमम फीस बता के रखी हुई है और अदर प्रोफेशनल्स के लिए अगर वो ओपन है तो देन यू कैन रिस्पॉन्ड टू इट। ईएमडी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, काउंसिल व्यू दैट interference with requirement to EMD not required. However, instances of exorbitant EMD ethical board में सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं तो वो बोला कि काउंसिल आई डोंट हैव टू इंटरफियर, पर अगर कुछ ज़्यादा ही एक सीए से चार्ज किया जा रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट तो काउंसिल कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। एग्जॉर्बिटेंट अगर इंस्टेंसेस आ रहे हैं तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स में लुक इनटू द मैटर ऑन केस टू केस बेसिस। और तो ऑडिटर को बोल के रखा हुआ है, जो भी प्रोफेशनल्स है सीए उनको बोल के रखा कि आप क्या करो, कॉस्ट शीट मेंटेन करो रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर, डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर एंड नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, आवर्स स्पेंट एक्सेट्रा, सो दैट सेम मे बी कॉल्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर परजुअल। तो ये सब आप मेंटेन करो। उसके बाद है कि पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशन, ये सब गाइडलाइंस इसलिए आईसीए लेके आई है ताकि जो भी मेंबर है वो सॉलिसिट नहीं कर सके अपने काम को। तो पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशन की बात करें तो नॉट परमिसिबल मेंशन इन बुक्स और आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशन एनी प्रोफेशनल अटेनमेंट वेदर ऑफ मेंबर और द फर्म, हाउएवर वो सीए और अपना नेम ऑफ द फर्म को इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे मतलब ये गाइडलाइंस है ज़रूरी कि सी को बता रही कि कहाँ अपना नाम वगैरह यूज़ करना है, कहाँ प्रोफेशनल अटेनमेंट वगैरह बताना है, कहाँ नहीं बताना है, ताकि सॉलिसिट नहीं हो सके वर्क। इसलिए इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह के अंदर कैन नॉट इंडिकेट प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, स्टेटस और क्वालिफिकेशन, हाउएवर वो सीए यूज़ कर सकता है एंड द नेम ऑफ द फर्म मे बी यूज्ड इन कार्ड्स, इन्विटेशन फॉर मैरिज एंड रिलीजियस सेरेमनी, invitation for inauguration of the office, change in address या फिर telephone number provided, send only to client, relative and friend, और किसी को आपको नहीं भेजना है।
Advertisement for silver, gold, and platinum or century celebration. Not permitted to advertise event organized by firm. However, considering need of interpersonal socialization such as get together, advertisement. पहले तो बोल दिया कि advertisement आपको करना नहीं है, पर उन्होंने बोला ठीक है for the interpersonal socialization के चलते get together हो, इसलिए advertisement of such celebration may be published in newspapers and newsletters. स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज को बात करें, अगर ICA ने स्पॉन्सर किया तो कहाँ कहाँ वो बता सकता है, कहाँ नहीं, तो ये इसके ऊपर है. मेंबर ऑफ फर्म नॉट परमिटेड स्पॉन्सर इवेंट्स मे स्पॉन्सर इवेंट कंडक्टेड बाय. पहले तो बोले कि आप स्पॉन्सर आप कभी कर ही नहीं सकते हो, पर वो लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं जो भी ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज बाय द POU ऑफ ICI प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ द ICI. अगर आपने प्रायर अप्रूवल लिया है तो ही आप स्पॉन्सर कर पाओगे. Member sponsoring activities relating to CSR may mention individual name with prefix C. आप CA तो यूज कर सकते हो, however member जो भी mention the name firm name आप यूज नहीं कर सकते, not permitted. क्योंकि इससे अगर यूज कर लिया तो एक सॉलिड फिट का तरीका हो सकता है. एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग, ये सेम हम लोगों ने पढ़ा था, टीचिंग वगैरह का बोर्ड वगैरह आप लगा सकते हो, सब्जेक्ट आउट ओनली, ये सब आप लिख सकते हो उसके ऊपर. शेयरिंग फर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट नॉट परमिटेड. आप जानबूझ के क्लाइंट को भेजते जा रहे हो अपना इन्फॉर्मेशन, ये परमिट नहीं है अनलेस इट इज अगर क्लाइंट ने कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरी की तभी आप बताना. टेलीविजन और मूवी क्रेडिट्स के बारे में बात करें तो while sharing name of the member of the firm for inclusion in TV or movie credits, it must be taken care that exhibition of name not differently as compared to the other entry. ये एक जो भी आपका नाम वगैरह आ रहा है वो अलग से नहीं आना चाहिए, वो साथ साथ में आना चाहिए ताकि सॉलिसिट नहीं हो सके वर्क को. सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क बाय रोविंग इंक्वायरीज, ये रोविंग बार बार कॉल करके परेशान करने वाला ये नॉट परमिसेबल है. Address letters, emails or circulars specifically to person require service of the CA. Seeking work from professional colleagues. Issue of advertisement circular by CA seeking work from professional colleagues. Violation of this clause. एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर वगैरह आप इशू वगैरह कर रहे हो और अपने कलीग्स वगैरह को भेज रहे हो जो प्रोफेशनल कलीग्स है, वो गलत है. स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर मेक अंडर सेक्शन 140. Wordings of his representation such that apart from opportunity not being abused to secure needed. जो रिप्रेजेंटेशन का हम लोग को मिलता है, हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए फॉर सीकिंग अननीडलेस पब्लिसिटी. इट डज नॉट एंटामाउंट टू कैनवासिंग और सॉलिसिटिंग फॉर हिज कंटेंट. तो वो ऑडिटर को एक मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सबके सामने बोल सके कि क्यों मेरे को आप अपॉइंट करो. तो ऐसा नहीं करना है कि आप सॉलिसिट करो उसमें भी कि मेरे को ही कंटिन्यू करने दो. लेटर merely set out in dignified manner how he has acting independently and consistently through term of the office and indicate if he so chooses his willingness to continue as auditor if reappointed by the shareholder. आपको इतना ही बताना पड़ेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सब सॉलिसिट करें काम को. Acceptance of original professional work by a member emanating from client introduced to him by another member. आप दूसरा member उसका client का काम नहीं कर सकते हो आप. Duty ask client he should come through other member dealing generally with original. जो भी CA है जिसका वो client है, आप उस client को बोलोगे, अगर वो client आ रहा है आपके पास तो आप बोलो कि आप जिस CA के पास ओरिजिनल वर्क था तो आप उसके थ्रू ही मेरे पास आओ, क्योंकि हम लोग किसी का काम को नहीं ले सकते हैं ऐसे. गिविंग पब्लिक इंटरव्यूज इंश्योर नॉट रिजल्ट इन पब्लिसिटी नहीं हो. ड्यू केयर टेकन इन टू इंश्योर सच इंटरव्यू अबाउट मेंबर ऑफ फर्म नॉट गिवन इन अ मैनर हाईलाइटिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट. आपको अपना बढ़ा चढ़ा के अपना अटेनमेंट वगैरह नहीं बताना है. एनी डिटेल इन एडिशन बी गिवन ओनली ऑन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चन. अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे तभी आपको रिस्पॉन्स देना है. मेंबर एंड और फर्म हु पब्लिशेस एडवर्टीजमेंट अंडर बॉक्स नंबर्स के थ्रू एडवर्टीज आप कर सकते हो. Education videos, video of educational nature may be uploaded on internet. No reference made to CA firm, wherein member is partner or proprietor. CA firm का नाम आपको नहीं यूज करना है, प्लस नो कॉन्टेक्ट डिटेल्स और वेबसाइट एड्रेस CA firm वगैरह का आपको देना. अब आप अगर आप खोलोगे मैट को तो आपको मिलेगा केसेस वगैरह दिए हुए हैं वहाँ पर. इसमें क्या है कि CA एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं
तो आपको देख लेना चाहिए। ये सेंड प्रिंटेड सर्कुलर टू पर्सन अननोन है ऑफरिंग हिज सर्विस। तो यहाँ पर ये क्लॉज इसके अंदर गिल्टी हो गया था क्योंकि ये सॉलिसिट कर रहा है अपने काम को। wrote several letters to assistant registrar of cooperative society requesting allotment of audit work and enroll name in the panel। वो बार बार रोविंग इंक्वायरीज कर रहे हैं तो वो अंडर क्लॉज 6 में गिल्टी है। CA approach principal of secondary school through third person known to principal फॉर अपॉइंटमेंट कि मेरे को आप अपॉइंट कर लो स्कूल का। प्लस CA मिसरिप्रेजेंटेड टू प्रीवियस ऑडिटर दैट प्रीवियस ऑडिटर को जाके बोल दिया कि ये रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑडिटर की, वो जो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करे और उसको वो उसने जाके क्या बोल दिया है कि मेरा तो हो गया है अपॉइंटमेंट, उसको गलत जाके बोल दिया। एंड इंक्वायर वेदर ही हैड, उसको पूछा कि तुमको कोई ऑब्जेक्शन है क्या, गिल्टी, तो उसको गिल्टी ठहराया गया अंडर क्लॉज 6। But writing letter to previous auditor offering his services not wrong as it was an offer to professional colleague and not to the client। तो वो जो लेटर था वो तो सही है। Advertisement in newspaper contain member photo congratulated on occasion of opening ceremony of the office। तो यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिसिट हो रहा है, इसलिए गिल्टी है। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर सर्विस इन मैटर ऑफ अकाउंट, ये फिर से वो अपना बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि मैं ये सर्विस देता हूँ, मैं वो सर्विस देता हूँ थ्रू दी एडवर्टीजमेंट। CA sent letters to another CA firm, introduce his firm as pioneer in licensing with this। ये अपना बढ़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं टू दी अदर CA फर्म, तो उसको बोल के रखा कि आप गिल्टी हो क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला था कि यू कांट इशू एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर बाय CA सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कलीग्स, तो इसलिए यहाँ पर ये गिल्टी माना गया है। CA address undated but signed letter to bank requesting for impanelment of his firm as auditor showing past experience। फिर से अपना सॉलिसिट कर रहा है काम को, तो ये गिल्टी माना गया। CA sent letter on letterhead of his firm to non-member introduce himself as CA giving details of the service rendered by him। फिर से ये अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, सॉलिसिट कर रहा है काम को। CA sent New Year greetings card bearing his name, qualification, name and address of the firm and list of super hit books। ये तो पूरे ये तो पूरे सॉलिसिट है। वो अपना कैसे करके काम को मतलब बुलवाना चाहता है उनसे कि आप मेरे काम लेके आओ। तो अंडर क्लॉज 6 और 7 में गिल्टी ठहर जाएगा 7 में क्योंकि प्रोफेशनल अटेनमेंट अपना बता रहा है, इसलिए 7 में प्रोफेशनल अटेनमेंट के बारे में बोलते हैं कि मैंने ये अटेंड किया, मैंने वो अटेंड किया, इसलिए वो गिल्टी हो जाते हैं 7 के अंदर। तो 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप नेम यूज़ नहीं कर सकते हो, 2 में किसी से ले नहीं सकते, किसी को दे ही नहीं सकते, 3 में भी, और नंबर 4 में यू कांट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, और नंबर 5 वो हाथ वाला याद है आपको, हेल्प सिक्योर करना अदर देन फ्रॉम द नॉन एम्प्लॉय वगैरह। एंड 6 क्या है कि आप क्या कर रहे हो, 60% एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हो, सॉलिसिट कर रहे हैं। अब आपको ये क्या इलास्ट्रेशन करने हैं स्टडी मैट के। क्लॉज 7 मैंने यहाँ टेक्स कंसल्टेंट लिखा है कि आपको डेजिग्नेशन को यूज़ नहीं करना है दूसरा CA के अलावा, या फिर अपना एडवर्टाइज नहीं करना है प्रोफेशनल अटेनमेंट को। एक दो चीज़ इसमें नहीं करनी है, एक तो एडवर्टाइज नहीं करना है प्रोफेशनल अटेनमेंट को, और डेजिग्नेशन यूज़ नहीं करना है अदर देन CA। तो यहाँ टैक्स कंसल्टेंट, तो आप 7 याद रखना कि 7 एज अ कोई भी दूसरा मेरे को डेजिग्नेशन यूज़ नहीं करना है, एग्जाम्पल की टैक्स कंसल्टेंट। ऑन किसमें, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स और साइन बोर्ड अनलेस डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ द ICI or other institution recognized by the central government or the council। प्रोवाइडेड जो कि मेंबर इन प्रैक्टिस है मे एडवर्टाइज थ्रू राइटअप्स सेटिंग आउट सर्विसेज प्रोवाइडेड, राइटअप्स के थ्रू वो एडवर्टाइज कर सकता है। अदर डेजिग्नेशन इनकम टैक्स कंसल्टेंट, अदर डेजिग्नेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि अदर डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते, एग्जाम्पल इनकम टैक्स कंसल्टेंट हूँ मैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यू कांट यूज सच डेजिग्नेशन। फिर होता है नोट्स, नॉट यूज डेजिग्नेशन, कॉर्पोरेट लॉयर वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, म्युनिसिपल काउंसलर, बट कैन मेंशन, पर वो ऐसे बोल सकते हैं मैं IP तो हूँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और रजिस्टर वैल्यूअर है ऑन विजिटिंग कार्ड एंड लेटर हेड, अगर वो है तो कैन मेंशन ऑन विजिटिंग कार्ड मेंबरशिप ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी, तो
फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी का भी वो मेंबरशिप अगर वो डिस्क्लोज कर सकता है, एग्जाम्पल की आपने सुना होगा ICAEW, उसका CB आयरलैंड का, SAICA का, तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। डेट एंड सेटिंग अप दी प्रैक्टिस, आप ये सब मेंशन नहीं कर सकते हो लेटर हेड के ऊपर, क्योंकि ये सॉलिसिट का एक बन सकता है। एक आपके प्रोफेशनल अटेनमेंट को भी ये दिखा सकता है कि इतने साल हो गए मैं काम करता चला आ रहा हूँ, तो ये ऐसे नहीं करना है। मे प्रैक्टिस एज एडवोकेट CS और CMA बट नॉट यूज CA एंड दिस डेजिग्नेशन साइमल्टेनियस। ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ये सब एक साथ यूज नहीं करना है। CA CMA जैसे CS और CA एक साथ यूज नहीं कर सकते आप, साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते, अलग अलग आप यूज कर सकते हो। Notice in press, success in exam of individual candidate not contain element of, अगर कोई आपके वहाँ जैसे कोई प्रिंसिपल है उनके आर्टिकल ने कुछ अचीव किया है, तो आप ऐसे जो भी आपके कैंडिडेट है वहाँ का, तो आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पब्लिसिटी हो। कैंडिडेट का नेम, उसका एड्रेस, स्कूल एंड बैकग्राउंड वगैरह, एग्जाम पास विथ डिटेल्स ऑफ द प्राइज, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, खुद का प्रिंसिपल का नेम, फर्म एंड टाउन इन विच प्रिंसिपल प्रैक्टिस में बी पब्लिश्ड, और कुछ आपको ज़्यादा देना नहीं है। और extent and manner of publication of certificate limited to are necessary to enable report or certificate serve its proper use letter head, इतना कर सकते हैं publication of the certificate, वो भी दिया हुआ है। May appear on TV, film and internet broadcast in radio or give lectures at forum and give their name and describe themselves as CA, ये तो बोल सकते हैं कि हाँ मैं CA हूँ, plus give special qualification on specialized knowledge, plus firm name may be mentioned but नो एक्सेजरेटेड क्लेम्स वगैरह देना नहीं है आपको, एंड व्हाट ही से और राइट नॉट प्रमोशनल ऑफिस, फॉर्म वगैरह का प्रमोशन नहीं होना चाहिए आपका, ऐसा टीवी वगैरह में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका प्रमोशन आपके फॉर्म का। CA होल्डिंग ट्रेनिंग कोर्सेज सेमिनार, ये आपको बस रीड करना है, एग्जाम में क्लिक हो जाना चाहिए हाँ कि ऐसे अगर वो एडवर्टाइज कर रहा है टीवी में आके तो ये कौन सा क्लॉज से, और अपना प्रोफेशनल अटेंडमेंट वगैरह बता रहा है कि मेरी फर्म इतने साल से काम कर रही है, हम लोग ये है, तो आप क्लिक हो जाना चाहिए कि अंडर क्लॉज 7 से डील करता है वो। CA holding training courses, seminars for his staff, invite staff of other CA and client to attend. However, undue prominence not to be given to the name of CA in booklet or document issued. Member writing articles or letters to press on subject connected with the profession may give their name and use description chartered accountant. और कुछ आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। With regard to size of the signboard for his office, अब साइज कितना होना चाहिए साइन बोर्ड का? Exercise their own discretion and good taste while keeping in mind appropriate visibility and illumination. Limited to sake of visibility, ऐसे नहीं ग्लो वाले आप यूज कर रहे हो, इतना ग्लो कर रहा है तो वैसे यूज नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा है कि सबको विजिबल हो जाए। यूज ऑफ ग्लो साइन लाइट्स ऑन लार्ज साइज बोर्ड्स यूज बाय ट्रेडर और शॉपकीपर्स, वो परमिसिबल नहीं है। मेंबर कैन हैव नेम बोर्ड एट द प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंट विद डेजिग्नेशन CA, वो इंडिविजुअल मेंबर होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिविजुअल मेंबर ही अपने घर पे नेम बोर्ड यूज कर सकता है, ना कि अगर फर्म हो तो नहीं यूज कर सकते। पब्लिक अनाउंसमेंट विद डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स, इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ मेंबर इन प्रोस्पेक्टस और पब्लिक अनाउंसमेंट इन विच ही इज अ डायरेक्टर, वो खुद डायरेक्टर है। नेसेसरी दैट मेंबर टेक नेसेसरी स्टेप्स दैट प्रोस्पेक्टिव डू नॉट एडवर्टाइज प्रोफेशनल अटेनमेंट, उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो, ऐसा उसको ध्यान रखना है। प्लस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमाउंट टू सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट फॉर प्रोफेशनल वर्क, member must use their good judgment depending upon facts and circumstances. It is advisable that as soon as he is appointed as an auditor, यहाँ पर जो CA उसकी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब देखना कि उसके सॉलिसिटेशन नहीं हो, मतलब सॉलिसिट नहीं हो वर्क। जैसे बोलेगा कि एज सून एज अगर आप अपॉइंटेड हो जाते हो बोर्ड में, he should specifically invite invitation of management to oversight provision and request that before prospectus अगर कुछ भी आप issue कर रहे हो, mentioning name of the member is issued, material pertaining to member आप एक बार मुझसे अप्रूव करा लेना। use of expression chartered accountant is permissible. Member must ensure the description about his expertise, specialization and knowledge, ये सब मत बताना आप मेरे knowledge वगैरह के बारे में। Particulars about directorship held in other company can be given, but name of CA firm up in which he is a partner not given, क्योंकि ये एक solicit हो जाएगा। फिर कुछ कुछ cases हैं। CA wrote several letters to government departments pointing out seniority of his firm, मतलब वो अपना professional attainment बता रहे हैं।
sending his life sketch and stating that he has a glorious record of service to country and to organization of ये. This letter clearly in nature of advertisement of professional attainment. Where CA issued two insertion in journal published by Chamber of Commerce expressing his willingness to offer the concession of all services offered by him. तो यहाँ पर 6 और 7 के अंदर वो गिल्टी फील हो जाएगा. और यहाँ पर CA address letter to MD of company offering his services as a practicing CA and giving impression that letter addressed to more than one organization. यहाँ पर ये दोनों बता रहा है. एक तो क्लॉज अंडर क्लॉज 6 के अंदर एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है ये, और साथ में अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट भी बता रहा था. इसलिए क्लॉज 6 और 7 यहाँ दोनों लग जाता है. तो आपको ऐसे एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कहाँ 6 लग रहा है, कहाँ 7 लग रहा है, कहाँ बोथ लग रहे हैं. CA propagating his services subsequent to demonetization through mass SMS along with his mobile. No offering services towards conversion of cash with minimum tax liability. वो ऐसा बोल रहा है कि मोबाइल नंबर सबको बता रहा है और ऑफर कर रहा है सर्विसेज कि आपका हम लोग कम लाइबिलिटी में आपका कन्वर्ट कर देंगे. गिल्टी है बोथ के अंदर. इसमें इलास्ट्रेशन आप देख लेना. तो फर्स्ट में हमने पढ़ा कि नेम आप यूज नहीं कर सकते हो. 2 और 3 के अंदर यू कांट लेट एनीवन शेयर और लेना भी नहीं है. 4 में पार्टनरशिप है. 5 में वो हेल्प वाला सिक्योर नहीं करना है वर्क. और नंबर 6 में क्या है 60% ऑफ एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करना है. 7 में क्या टैक्स कंसल्टेंट, उन्होंने आपको बताया था टैक्स कंसल्टेंट. प्रोफेशनल अटेनमेंट में बारे में बताना नहीं है आपको. तो ये पूरा 1 से लेकर 7 तक उन्होंने कर लिया है. फिर आता है क्लॉज 8. यहाँ पर मैंने आपको ऐसे याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर 8 चेयर्स है. तो आपको याद रहेगा कि किसी दूसरे सीए की चेयर पे नहीं बैठना है मेरे को बिना उसके उसको पूछे. तो एक्सेप्ट पोजीशन एज ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए or a certified CA who have been issued certificate under register certificate rules without first communicating him in writing. बिना उसको पूछे मैं उसके चेयर पे नहीं बैठूंगी. तो यहाँ पर 8 चेयर्स है. तो क्लॉज 8. ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंबर हैव अपॉर्चुनिटी कि मेंबर को पता चले नो रीजन फॉर चेंज टू सेफगार्ड हिज ओन इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट. कि मुझे पता चले कि ये लोग क्यों उसको निकाल के मुझे अपॉइंट कर रहे हैं. When making inquiry from retiring auditor, the one proposed to be appointed already appointed, find out whether any कुछ प्रोफेशनल रीजन तो नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूं. इसलिए यहाँ पर क्लॉज 8 में बोला कि आपको पहले जो प्रीवियस ऑडिटर है यू हैव टू कम्युनिकेट विथ हिम. चेंज ऑफ वेन्यू एंड लोकल अकाउंटेंट प्रेफर्ड और पार्टनर्स डीलिंग विथ क्लाइंट अफेयर डाइज. तो ये एक जेन्युइन रीजन होता है छोड़ने का. टेम्परामेंट क्लैश हो रहा है या फिर क्लाइंट हैज सम गुड रीजन टू फील डिससेटिस्फाइड. रिटर्निंग ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी. प्रोफेशनल रीजंस फॉर नॉट एक्सेप्टिंग. तो अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी. नॉन कंप्लाइंस किया उन्होंने 139 और 140 का. नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस. उसका जो प्रीवियस ऑडिटर उसका पेमेंट ही नहीं किया उनका फीस वगैरह का. अदर देन इन केस ऑफ सिक यूनिट्स में चलेगा फॉर कैरिंग आउट स्टैट ऑडिट एंड इंश्योरेंस. अगर उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट अगर इशू की था इसलिए उसको हटा के मेरे को अपॉइंट कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी और उसको पूछना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर का. अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का मतलब क्या है कि प्रोविजन फॉर ऑडिट फी इन अकाउंट साइन बाय बोथ द ऑडिट. जो ऑडिटी और ऑडिटर था प्रीवियस ऑडिटर जिसमें उन्होंने बात की था कितना पे फीस चार्ज होगा प्लस अदर एक्सपेंसेस जो कि ऑडिटर इनकर कर रहा है इन कनेक्शन विद द ऑडिट. तो इतना अमाउंट पूरा पे हो जाना चाहिए. यूसिक यूनिट्स मतलब क्या होता है? यूनिट्स रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स. 5 साल भी नहीं हुए हैं अभी तक यूनिट बने हुए. विच हैज एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर जिसका एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है इक्वल है या फिर एक्सीडिंग इट्स नेटवर्थ. लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो चलेगा कि आप जो भी फीस है नहीं पे करो तो भी चलेगा. नोट यहाँ पर है कि इन लास्ट केस ही में एक्सेप्ट इफ सेटिस्फाइड दैट. यहाँ वो उसने क्या किया लास्ट केस में क्या है कि ये जब उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है तो वो फिर भी एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कि रिटायरिंग ऑडिटर का जो एटीट्यूड है प्रॉपर नहीं है और जस्टिफाइड नहीं है. इफ ही फील्स द रिटायरिंग ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट फॉर गुड एंड वैलिड रीजन ही शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. और उसको लगता है कि हाँ सही किया प्रीवियस ऑडिटर ने तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा.
वे प्रीवियस ऑडिटर नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड फीस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जब तक अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस अगर पेमेंट नहीं हो तब तक यू कांट एक्सेप्ट। पर अगर वो अवेलेबल ही नहीं है प्रीवियस ऑडिटर एंड नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली, इनकमिंग ऑडिटर एडवाइस क्लाइंट टू परचेज। आप क्या करो, मैं क्लाइंट को बोलूँगी तुम डीडी परचेज कर दो ऑफ द इक्वल अमाउंट and may accept assignment after verifying the same. It will be the duty of the incoming auditor कि earliest possibility से उसको payment हो जाए. What should be the correct procedure to adapt when a prospective client tells you that he want to change his auditor and want you to take up his work? मैं क्या करूँगी, two person involved होते हैं, company and all old auditor. Former should be asked whether retiring auditor inform. मैं कंपनी को पूछूंगी, former means कंपनी, मैं कंपनी को बोलूंगी कि आपने क्या इन्फॉर्म कर दिया कि रिटायरिंग ऑडिटर को ऑफ इंटेंशन टू चेंज, और उनका आंसर क्या है, अफर्मेटिव, हाँ उन्होंने बोला कि हाँ हमने कम्युनिकेट कर दिया है। देन कम्युनिकेशन शुड बी एड्रेस टू रिटायरिंग ऑडिटर। मैं फिर से कम्युनिकेट करूंगी रिटायरिंग ऑडिटर को। इफ हाउएवर नॉट इन्फॉर्म्ड एंड क्लाइंट विलिंग भी नहीं है इन्फॉर्म करने का टू मेक द फर्स्ट मूव, तो मैं उनको पूछूंगी आपके रीजंस क्या है कि आप क्यों कर रहे हो प्रपोज चेंज। इफ नो वैलिड रीजन, हेल्दी प्रैक्टिस है कि आप एक्सेप्ट मत करो ऑडिट को। इफ ही डिसाइड्स टू एक्सेप्ट द ऑडिट, ही शुड एड्रेस अ कम्युनिकेशन टू द रिटायरिंग ऑडिटर। आप रिटायरिंग ऑडिटर से बात कर लो। समटाइम्स रिटायरिंग ऑडिटर feels without justifiable cause except feeling of hurt because of change to respond to। और यहाँ पर क्या है कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है पहले वाला ऑडिटर जानबूझ के, क्योंकि मेरे को हटा दिया और अब दूसरे को रख रहे हैं, मैं तो जवाब नहीं दे रहा। सो दैट मे क्रिएट अ डेडलॉक, ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड आफ्टर वेटिंग फॉर। तो नया ऑडिटर है, थोड़ा देर रुक के वो फिर से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। mere posting letter under certificate of practice posting not sufficient to establish communication with retiring auditor unless, यहाँ बता के रखा हुआ कि you have to first communicate it। तो यहाँ पर कैसे अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ये ठीक नहीं है एज पर दी ICAI। आप ऐसे अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग यू कांट सेंड इट टू द, सफिशिएंट नहीं है कि आप ये बोलो कि हाँ मैंने कम्युनिकेशन कर लिया है। unless some evidence to show letter in fact reached person communicated। CEO relies solely upon this letter, therefore वो खुद के अपने रिस्क पे ऊपर ही रिलाई करेगा। तो आईसीएआई ने तो मना कर दिया कि यू कांट रिलाई ऑन अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग कैन नॉट बी टेकन एज पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी टू द एड्रेसी, ये पॉजिटिव प्रूफ नहीं है। फॉलोइंग विद बी नॉर्मल कोर्स टू प्रोवाइड पॉजिटिव। अब कैसे मेरे को पता चले मैं कौन सा यूज करूँ पोस्टिंग का कि मेरे को एक पॉजिटिव एविडेंस मिले कि हाँ उसके वहां पहुंच गया है। कम्युनिकेशन बाय लेटर सेंड थ्रू रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, RED के थ्रू भेजेंगे तो ही हम लोग ICAI मानते हैं कि हाँ पॉजिटिव एविडेंस है। बाय हैंड पहुंचा के आया अगेंस्ट रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिटायरिंग ऑडिटर वाइड ईमेल, थ्रू ईमेल भी हो सकता है। रजिस्टर विद द इंस्टीट्यूट और हिज लास्ट नोन ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, यूडिन के थ्रू जनरेटेड ऑन द यूडिन पोर्टल, ये क्या है पॉजिटिव एविडेंस है। अगर ऐसा है कि प्रमाइसेस फाउंड लॉग्ड, कम्युनिकेशन रिसीव बैक बाय इनकमिंग ऑडिटर विथ, उसके वहाँ उसने भेजा कम्युनिकेशन पर ऐसा आ गया कि ऑफिस क्या है फाउंड लॉग्ड, रिटन ऑन द एक्नॉलेजमेंट ड्यू डीम्ड एज हैविंग बीन डिलीवर्ड टू द, मान लीजिए कि उसके वहाँ पहुंच गया है। फर्म नॉट फाउंड एट द रजिस्टर एड्रेस, फर्म नहीं मिली तो इफ कम्युनिकेशन सेंड बाय इनकमिंग ऑडिटर रिटर्न बैंक विथ रिमार्क, कोई ऑफिस ही नहीं है वहां पर, एन एड्रेस सेम एज रजिस्टर विद ICAI, later will be deemed to be delivered unless returning auditor proves not really served and that it is not responsible for such non-service. Council laid down detailed guidelines on subject as under: communication required for all kind of audit, communication in case assignment done by other professionals, कम्युनिकेशन हर ऑडिट के लिए जरूरी है। आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो या स्टेट ऑडिट कर रहे हो, अगर आप जैसे टैक्स ऑडिटर है वो फिर दूसरा टैक्स ऑडिटर आ रहा है तो आप यू हैव टू कम्युनिकेट विद द टैक्स ऑडिटर, या फिर कोई स्टेट ऑडिटर आ रहा है तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद द टैक्स ऑडिटर। तो ऐसे आपको कम्युनिकेशन हर ऑडिट के लिए जरूरी है, या तो टैक्स हो या स्टैट हो या कॉन्करेंट हो, सब ऑडिट के लिए कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। कम्युनिकेशन इन केस असाइनमेंट डन बाय अदर प्रोफेशनल्स, लैक ऑफ टाइम इन एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में क्या होता है कि
मैंडेटरी कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर टू ऑडिट ऑफ बोथ। ये जो कम्युनिकेशन का है ये ज़रूरी है। जो क्लॉज 8 है ये हर पे अप्लाई होता है, या तो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एंटिटी हो। येट इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट or its branches, if appointment made well in time to enable obligation cast under this clause to be fulfilled, such obligation must be complied before accepting the order। अगर उसके पास ऑडिटर के पास सफिशिएंट टाइम है कम्युनिकेट करने का, that you have to communicate। पर अगर टाइम शेड्यूल गिवन फॉर असाइनमेंट, नो टाइम फॉर वेट करने का टाइम ही नहीं है, तो इनकमिंग ऑडिटर क्या करेगा, कंडीशनली एक्सेप्ट कर लेगा अपॉइंटमेंट को एंड कमेंस वर्क। In his acceptance letter, he should make clear to client that his acceptance क्या है, subject to his professional objection from previous auditor। previous auditor से बात करने के बाद में आपको मैं एकदम परफेक्ट मैं आपको बोल सकूंगी कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, पर अभी तो कंडीशनली है। एंड ही विल डिसाइड हिज फाइनल एक्सेप्टेंस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर। यहाँ केसेस है कुछ। सेंट रजिस्टर लेटर टू प्रीवियस ऑडिटर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। ऑडिट कमेंस होने के पहले भेजना चाहिए था ना, बाद में भेजने से क्या मतलब, तो वो गिल्टी माना गया। एविडेंस दैट कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर मेड प्लस पॉजिटिव एविडेंस अबाउट डिलीवरी इन एब्सेंस गिल्टी मानते हैं। अगर ये दोनों चीज नहीं होती तो क्या बोलते हैं, गिल्टी मान लेते हैं। कंडक्टेड टैक्स ऑडिट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग प्रीवियस टैक्स ऑडिटर, तो गिल्टी। सीए कुरियर लेटर टू सीक एनओसी from previous auditor but failed to produce POD of said courier। वो वहां पर बताना मतलब उसके पास है ही नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी एविडेंस, तो यहाँ पर वो गिल्टी माना जाएगा। इलास्ट्रेशन आप देख लेना। 1 2 3 4 ये सब 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, 1 से लेके 8 तक। 1 क्या था, यू कांट यूज द नेम। 2 आपको कुछ देना भी नहीं है लेना भी नहीं है, 2 एंड 3। 4 पार्टनरशिप। 5 क्या था, वो हेल्प वाला, सिक्योर नहीं करना है। 6 क्या है, 60% ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। और 7 में क्या था, टैक्स कंसल्टेंट, आपको कोई प्रोफेशनल अटेंडमेंट वगैरह और साथ में कोई डेजिग्नेशन यूज नहीं करना है। 8 में क्या है, वो चेयर्स वाले हैं, बिना कम्युनिकेशन किए हुए यू कांट एक्सेप्ट द ऑडिट। क्लॉज 9 की बात करें तो 139 और 140 का प्रोविजंस को ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ता है, कि उसको देखना पड़ता है कि कंपनी ने सेक्शन 139 और 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया है कि नहीं। तो 139 तो पीछे का जो 9 है उससे आपको याद रखिएगा क्लॉज 9। क्लॉज 9 के बारे में हम लोग को 139 और 140 देखना पड़ता है कि कंपनी हैज कंपाइल्ड और नॉट। Accept appointment as auditor without first ascertaining whether requirement of section 139 or 140 of the Companies Act in respect of appointment compiled with or not, तो वो देखना पड़ेगा। Obligatory on incoming auditor to ascertain from company that उन्होंने appropriate procedure perform किए हैं in matter of appointment so that no shareholder or retiring auditor at later date challenge the validity of his appointment, कि बाद में चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सेक्शन 139 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। और सेक्शन 140 बोलता है कि प्रोसीजर फॉर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर एंड फॉर रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर। इसमें क्या है कि अपॉइंटमेंट करना ऑडिटर का, और इसमें क्या है कि जो पहले का एग्जिस्टिंग ऑडिटर है या तो उसको हटा के किसी और को अपॉइंट करना, रिटायरिंग ऑडिटर है उसको कोई दूसरे को अपॉइंट करना उसके जगह पे, या फिर उसको रिमूव करना, मतलब एग्जिस्टिंग ऑडिटर को या तो रिमूव करना या तो उसकी जगह किसी को अपॉइंट करना। तो 140 वो डील करता है। तो प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी इज गिवन बिलो। इफ मेंबर of company wants retiring auditor not be reappointed or auditor other than retiring auditor should be appointed, give special notice under section 140 subsection 4 to company for resolution at AGM। तो वो क्या करेगा, जो मेंबर होंगे जिन वो जो चाहते हैं कि वो जो रिटायरिंग ऑडिटर फिर से अपॉइंट वगैरह नहीं हो, कोई दूसरा अपॉइंट हो, तो वो लोग कंपनी को 140 के अंदर उनको स्पेशल नोटिस सर्व करेंगे कंपनी को कि आप रेजोल्यूशन कराओ एजीएम के अंदर। Such special notice required to be given if member wants to remove auditor before the expiry of his term. Special notice should be given before date of GM when question of appointment or reappointment is to be considered। तो जिस GM हो रहा है तो उससे पहले पहले आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, और ये स्पेशल नोटिस रिक्वायर होता है जब आपको रिमूव भी करना हो ऑडिटर को। ऑन रिसीट क्या करेगी कंपनी, कंपनी सेंड कॉपी ऑफ द सेम। वो क्या करेगी,
एक तो मेंबर भेजेंगे कंपनी को, फिर कंपनी क्या करेगी, उसको रिटायरिंग ऑडिटर को भेज देगी वो कॉपी ऑफ टू द रिटायरिंग ऑडिटर। ऑन कंपनी ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड नोटिस टू मेंबर्स एटलीस्ट 7 डेज बाद, एटलीस्ट 7 डेज के मतलब बिफोर मीटिंग के उनको सब मेंबर्स को बताना रहेगा कि ऐसा नोटिस मिला है कुछ मेंबर्स से। आफ्टर रिसीव ऑफ द नोटिस रिटायरिंग ऑडिटर कैन सबमिट हिज रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर। Such representation are received by company required to be sent to the member। वो बोलेगा कि ऑडिटर कि आप मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सब मेंबर्स में बंटवा दो। Where the representation received from retiring auditor will have to be considered at GM before resolution proposed by concerned member is passed। उसको हटाना नहीं हटाना, किसी और को अपॉइंट करना, तो उससे पहले ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ऑडिटर मतलब अपॉइंटमेंट से पहले देखना होता है। फिर अंडर क्लॉज 9 इनकमिंग ऑडिटर को असर्टेन करना पड़ेगा वेदर कंपनी कंप्लाइड 139 और 140 का प्रोविजन को वो कंप्लाई की है कि नहीं। द वर्ड असर्टेन मीन्स टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन। ऐसे ऊपर ऊपर देखना नहीं है, अच्छे से उसको देखना होगा कि 139 और 140 का कंपाइलेशन हुआ है कि नहीं, कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। दिस मीन्स द इनकमिंग ऑडिटर शुड फाइंड आउट फॉर सर्टेन वेदर कंपनी सच में कंप्लाई की है कि नहीं की है। इन दिस रिस्पेक्ट नॉट बी सफिशिएंट फॉर इनकमिंग ऑडिटर एक्सेप्ट सर्टिफिकेट। खाली सर्टिफिकेट मैनेजमेंट से लेना काफ़ी नहीं है कि ये सेक्शन उन्होंने कंप्लाई कर दिया है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द इनकमिंग ऑडिटर, उसको देखना पड़ेगा रिलेवेंट रिकॉर्ड्स वगैरह मिनट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे कि सच में हुआ है कि नहीं, नोटिस वगैरह देखने पड़ेंगे, हाँ सच में नोटिस भेजा है, सच में नोटिस रिसीव हुआ है, इनकमिंग ऑडिटर जो भी रिटायरिंग ऑडिटर उसको नोटिस भेजा है, ये सब चीज़ें इसको वेरीफाई करने पड़ेंगे रिकॉर्ड्स। इफ कंपनी नॉट अलाउ, उसको अलाउ नहीं कर रही है वेरीफाई रिकॉर्ड्स करने को, तो उसको ऑडिट एक्सेप्ट करना ही चाहिए। इट इज सजेस्टेड दैट द इनकमिंग ऑडिटर शुड वेरीफाई द फॉलोइंग। अब क्या वेरीफाई करेंगे और वो कैसे चेक करेगा कि अपॉइंट वगैरह ठीक से हुआ है नहीं किया। अपॉइंटमेंट हुआ है फर्स्ट टाइम आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है फर्स्ट टाइम पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास रेजोल्यूशन फॉर इज अपॉइंटमेंट विद इन 30 days ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो उसको ये वेरीफाई करना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉट अपॉइंटेड फर्स्ट डायरेक्टर ऑडिटर बट जीएम के अंदर हुआ है अपॉइंटमेंट। प्रॉपर नोटिस कन्वेइंग जनरल मीटिंग इशूड बाय कंपनी एंड रेजोल्यूशन वैलिडली पास एट द जीएम। कैजुअल वैकेंसी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर टू फिल द वेदर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है क्या, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास रेजोल्यूशन फिलिंग वैकेंसी, ये देखना होगा क्या उस वैकेंसी के लिए कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास की है क्या रेजोल्यूशन। वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, प्रॉपर रेजोल्यूशन फिलिंग वैकेंसी पास एट द जनरल मीटिंग। वैकेंसी रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द ऑफिस, उसको हटा दिया पहले ही ऑडिटर को। स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट जीएम एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्टेन किया कि नहीं उसको निकालने से पहले, क्योंकि रिमूव किया जाता है ऑडिटर को तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है। ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, अदर देन रिटायरिंग जो भी ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग है प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, एंड auditor jointly holding office with another auditor and one or more auditor is not reappointed। या तो क्या बोलते हैं ना, वो जॉइंट ऑडिटर था वो लोग, तो उनमें से एक किसी को अपॉइंट नहीं किया हो, या फिर जो ऑडिटर था उसकी जगह किसी और ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा 139 और 140 का कंप्लाइशन हुआ है कि नहीं। फॉर असर्टनिंग वेदर कंपनी कंप्लाइड 140 का सेक्शन, इनकमिंग ऑडिटर शुड वेरीफाई रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब 140 को कैसे वेरीफाई करेगा, वेदर मेंबर गिवन स्पेशल नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, नोटिस शैल बी सेंड बाय मेंबर्स टू कंपनी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 140 के अंदर किसी और ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है रिटायरिंग ऑडिटर को छोड़ के, या फिर रिमूव किया जा रहा है उसको, तो वो देखेंगे जो मेंबर्स हैं उन्होंने नोटिस शैल बी सेंड बाय मेंबर्स ने कंपनी को नॉट अर्लियर देन 3 months बट एटलीस्ट 14 days बिफोर द, जो जीएम होने वाली है उसके 3 महीने पहले पहले भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा पहले नहीं भेज सकते हैं, पर एटलीस्ट 14 days पहले पहले तो आपको भेजना ही पड़ेगा बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग एट विच रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड। एक्सक्लूसिव छोड़ के वो दिन को जब नोटिस दिया है और डेट ऑफ द मीटिंग को छोड़ के हम लोग को ये डेज काउंट करने पड़ेंगे। अ ट्रू कॉपी ऑफ दिस नोटिस शुड बी ऑब्टेन बाय द इनकमिंग ऑडिटर, एज अ प्रूफ रहता है कि हाँ ये सबका कंपैरिजन हुआ है। वेदर this special notice sent to all member at least 7 days before date of GM,
whether special notice sent to the retiring auditor, whether representation received from retiring auditor sent to members, whether representation considered at the GM, and resolution proposed by special notice properly passed at the GM. फिर आता है as regard mode of sending notice of resolution to members as provided in this section to be followed for service of notice which is under. A document may be served on company or the officer by sending it to, अब वो जो members वगैरह है वो किनको जाके देंगे, वो सर्व करेंगे कंपनी और ऑफिसर को by sending it to the officer at the register office में देंगे उनको by register post or by speed post or the courier or by leaving at the register office और by means of such other मतलब other means के अंदर as regard mode of sending notice or resolution to the retiring auditor. अब retiring auditor को अगर कंपनी भेज रही तो क्या होगा कि आप क्या करो रजिस्टर एक्नॉलेजमेंट ड्यू पोस्ट के थ्रू ही आप भेजो ताकि एक एविडेंस रहता है. Accordingly, necessary for incoming auditor satisfy himself that notice effectively served on outgoing auditor. Example: seeing notice duly hand delivery of a register post के through production of certificate of posting वही सेम है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोसेसिंग एडिक्वेट एविडेंस नहीं है. A copy of minute of general meeting where above resolution passed verified by chairman should be obtained. ये भी देखना पड़ेगा. हम नोट इसमें sometimes AGM adjourned without conducting any business. ठीक है. Under section 139 retiring auditor hold office till conclusion of every 6th AGM. ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. Therefore, when AGM is adjourned, retiring auditor will continue to hold office till adjourned meeting is held. In case new auditor is appointed at the original meeting, which is adjourned, such auditor assume only after the conclusion of such adjourned meeting होने के बाद ही वो new auditor आ पाएगा. फिर आता है if AGM adjourned without appointment. यहाँ तो क्या हुआ था अपॉइंटमेंट हो गया था न्यू ऑडिटर का फिर adjourned हुई मीटिंग तो adjourned मीटिंग होने के बाद ही वो न्यू ऑडिटर एज एन ऑडिटर काम कर सकता है. पर यहाँ क्या हुआ है यहाँ पर अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है किसी ऑडिटर का. नो स्पेशल नोटिस फॉर रिमूवल और रिटायरिंग रिप्लेसमेंट ऑडिटर रिसीव्ड आफ्टर adjournment can be take note of and acted upon the company since special notice be given to a company at least 14 clear days before meeting in which subject matter of notice is to consider. यहाँ बोल रहेगा कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं है तो नो स्पेशल नोटिस फॉर रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर रिसीव्ड आफ्टर एडजर्नमेंट कैन बी टेक नोट ऑफ एंड एक्टेड अपॉन बाय द कंपनी सिंस स्पेशल नोटिस बी गिवन एटलीस्ट 14 क्लियर डेज. यहाँ पर वेयर एट AGM नो ऑडिटर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू कर जाएगा. इफ इनकमिंग ऑडिटर सेटिस्फाई कंप्लाइड हाँ ठीक है उसने देख लिया कि हाँ कंप्लाई कर रहे हैं 139 और 140 को फर्स्ट कम्युनिकेशन विद द आउटगोइंग ऑडिटर इन राइटिंग बिफोर एक्सेप्टिंग. पहले आप कम्युनिकेट कर लो. अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ द ऑडिटर्स. फॉलोइंग गाइडलाइंस इशूड बाय द ESB फॉर लुकिंग इनटू द केसेस फॉर बिना फालतू का उसको निकाला जा रहा है अगर तो वेयर ऑडिटर रिजाइंस or does not offer himself for appointment as auditor, he shall send communication in writing to the board of directors of giving reasons therefore. If he consider that कुछ प्रोफेशनल रीजन के चलते वो फिर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रिजाइन कर रहा है और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रीअपॉइंटमेंट को with his resignation or not offering himself for appointment which is in the opinion be brought to the notice of the board of directors and shall send a copy of communication to the ICA को भी वो भेजेगा. It shall be obligatory on the incoming auditor before accepting appointment obtain copy of such communication from the board of director and consider same before accepting the audit. तो उसको ये सब रिकॉर्ड्स लेने पड़ेंगे. फिर ऑडिटर दो विलिंग फॉर रीअपॉइंटमेंट उसका मन है कि वो रीअपॉइंट होए has not been reappointed, he shall file with the institute copy of the statement which he may have sent to the management for circulation among the shareholder. It shall be obligatory on the incoming auditor before accepting audit appointment obtain copy of such communication. ESB on a review of communication ये दोनों को देखने के बाद may call for further information. Above procedure is also followed in case of removal of auditor by government or the other statutory auditor authority. तो यहाँ पर कुछ केस है. Retiring auditor has to give notice in writing for his unwillingness to be reappointed, and mere silence in the matter cannot be taken as a ground to appoint any other auditor without notice of intended resolution to appoint some other
पर्सन इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर। यहाँ पर रिटायरिंग ऑडिटर को एक हम लोग को देना पड़ता है कि उनको उसको बताना पड़ता है कि कोई और ऑडिटर आने वाला है, तो उसको नोटिस दिया जाता है। और उसने अपना अनविलिंगनेस बताया ही नहीं अपन को, तो हम लोग ऐसे सोच नहीं सकते हैं कि उसको कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। बोर्ड इज ऑफ द व्यू दैट रिस्पोंडेंट फेल टू एक्सेस एंड वेरीफाई कंप्लायंस। तो ऐसा बोल के रखा है कि उसने सेक्शन 139 और 140 को कंप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसने क्या किया, और रिटायरिंग ऑडिटर हैज टू गिव नोटिस ऑफ हिज विलिंगनेस टू अपॉइंटमेंट। मियर साइलेंस उसका समझ लिया था, वो चुप था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको कम्युनिकेशन करे ही नहीं हम लोग। रिस्पोंडेंट इज हेल्ड गिल्टी। इसमें इलास्ट्रेशन आप देख लेना। फिर आता है क्लॉज 10। क्लॉज 10 में क्या है कि चार्ज और ऑफर टू चार्ज, एक्सेप्ट और ऑफर्स टू एक्सेप्ट in respect of professional employment, fees based on the percentage of the profit or contingent upon findings or result of such employment except as permitted by। यहाँ क्या है कि वो एक कंटिंजेंट है कि इसको ऑडिटर को पता नहीं है कितना फीस चार्ज करना है। उसने बोला कि अगर मुझे कुछ चीज़ें मिल जाती है तो मैं आपसे इतना परसेंटेज चार्ज करूँगा। एक कंटिंजेंसी है, मतलब उसको खुद को श्योर नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऐसे यहाँ फोटो लगा दिया है कि उसको पता ही नहीं 80% फीस है या 20% उसको देना है, 15 है, 10% डिस्काउंट देगा या 60% डिस्काउंट देगा, कैसे क्या उसको कुछ भी नहीं पता है। पर मोस्टली उसको लग रहा है 10% हो सकता है, तो यहाँ क्लॉज 10। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कंटिजेंसी है, कुछ भी हो सकता है, 80%, 20%, 50%, 30%, 75%। हमने 1 में पढ़ा था कि आप नेम यूज करने नहीं दे सकते। 2 और 3 में आपको बार बार रिवाइज करना कि आपको याद हो जाए। 2 और 3 में हमने पढ़ा था कि किसी को शेयर करना भी नहीं है, किसी से लेना भी नहीं है। 4th में क्या था, पार्टनरशिप, आप भी याद करो। 5 में क्या था, वो हाथ वाला हेल्प, सिक्योर नहीं करना है। 6th में क्या है, 60% एडवर्टाइज नहीं करना है। 7th में क्या था, वो याद है, टैक्स कंसल्टेंट, डेजिग्नेशन यूज नहीं करना है, और साथ में प्रोफेशनल अटेंडेंट के बारे में नहीं बताना है। 8 में वो चेयर्स थी, याद हो, चेयर्स 8 जैसे, तो कम्युनिकेशन आपको करना जरूरी है। और 9 में क्या था, 9 में था कि आपको 139 और 140 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। 139 और 140 का आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने कंप्लाई किया है कि नहीं। और यहाँ 10 क्या है, मुझे लग रहा है कि 10% फीस हो सकती है, डिस्काउंट मेरे को देना पड़ सकता है, यहाँ कंटिजेंसी है, तो यहाँ ये 10। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, क्लॉज 10 कंटिजेंसी के ऊपर है, परसेंटेज ऑफ द फीस है। तो कहीं कहीं भी अप्लाई से अलाउड करके रखा है कि आप परसेंटेज बेसिस पे आप कर सकते हो। इन केस ऑफ रिसीवर ऑफ द लिक्विडेटर अगर आप हो, तो realize as a fees based on the realization of the disbursement of the assets। ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पेड अप कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल या फिर ग्रॉस और नेट इनकम और प्रॉफिट के ऊपर ले सकते हैं। वैल्यूअर अगर तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूड, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे तो बेस्ड ऑन परसेंटेज बेसिस विच मे बी कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स। फंड रेज सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड रेज्ड। डेट रिकवरी, अमाउंट रिकवर्ड। सर्विसेज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट को कम से कम करना है तो कितना बेनिफिट ड्राइव हुआ उसका परसेंटेज आप प्रॉफिट ले सकते हो। एनी अदर सर्विसेज, इसमें क्या बता के रखा हुआ है, डिसाइड करके रखा हुआ काउंसिल ने, एक्टिंग एज आईपी एंड नॉन अश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट्स। तो यहाँ एक केस दिया हुआ है, सीए अरेंज अकाउंटिंग बिल्स रेज बाय 16 parties amounting to 14 crore and made entries not genuine, charged commission, उसने चार्ज कंटिजेंट है ये 0.25 या फिर 1% ट्रांजेक्शन चार्ज चलेगा, तो उसको हेल्ड गिल्टी ठहराया गया, क्योंकि उसका फीस एज अ परसेंटेज नहीं होता है, एक्सेप्ट सम जो यहाँ पर देके रखा हुआ है, एक्सेप्ट दीज केसेस। फिर आता है 11 में क्या है, एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ सी। आप कोई और दूसरा बिजनेस वगैरह कर रहे हो, ऑक्यूपेशन कर रहे हो सीए को छोड़ के, अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल। और इसमें मैंने क्या किया, ये 11 है, ये 11 बन रहे ना, 1 and 1 ऐसा आपको याद रहेगा। वो सीए में उसको लग रहा था कि इतनी कमाई नहीं है, तो उसने उसने सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये 11 आप ये समझ लेना कि यहाँ पर ये सीए कुछ भी कर रहा था, सीए में सर्विस कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, इतना उसको इनकम नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा कि मैं बिजनेस करता हूँ। तो वो इंगेजेस इन एनी अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन क्यों हो सकता है, क्योंकि उसको पैसे कमाने हो। तो नोट ऐसे आप याद कर सकते हैं। फिर नोट क्या है कि प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन हियर डिसेंटल सीए फ्रॉम बीइंग डायरेक्टर।
वो डायरेक्टर बन सकता है। एमडी डब्ल्यूडीटी नहीं, अनलेस ही और एनी ऑफ हिज पार्टनर इज इंटरेस्टेड इन सच कंपनी एज एन ऑडिटर। जहाँ वो ऑडिटर है वहाँ का वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल अफेक्ट इट्स independence. CA in practice may act as a liquidator, trustee, executor, administrator, arbitrator, receiver, advisor, representative for costing, financial or taxation matter, or may take up appointment made by CG or SG or court of law or any other legal authority, or may act as secretary in his professional capacity provided his employment is not on a salary कम full time basis पे नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो कर सकता है, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर, ये सब चीज़ बन सकता है वो। अब जनरल रेजोल्यूशन में अगर कोई मुझको दूसरा बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना हो या ऑक्यूपेशन में इंगेज होना, तो जनरल रेजोल्यूशन क्या है? मेंबर्स इन प्रैक्टिस जनरली परमिटेड टू इंगेज इन फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशन। जहाँ पर मुझे आईसीआई से या फिर काउंसिल से कोई भी स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन स्टार्ट माई ओन ऑक्यूपेशन विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। एम्प्लॉयमेंट अंडर सीए इन प्रैक्टिस और फॉर्म ऑफ द सीए, उनके अंडर में काम करना हो। प्राइवेट ट्यूटरशिप, authorship of books and articles, holding of life insurance agency license, or getting renewal commission, attending classes and appearing for any exams। अगर मैं सीए होने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई एग्जाम्स वगैरह फाइट करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं क्लासेस वगैरह अटेंड करें, सो आई नो डोंट हैव टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम द काउंसिल। होल्डिंग ऑफ पब्लिक इलेक्टिव ऑफिसर्स एमपी, एमएलए और एमएलसी, ऑनररी ऑफिस, leadership of charitable education or other non-commercial organizations, acting as notary public, justice of peace, special executive magistrate, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप कर सकते हैं अंडर द कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीआई। आईसीआई के नीचे ही पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर उसके अलावा किया तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द आईसीआई। वैल्यूएशन ऑफ पेपर्स वगैरह, चेकिंग वगैरह जो करते हैं, पेपर सेटर, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल्स है ये, प्रोफेशनल्स। Acting as surveyor and loss assessor under Insurance Act, acting as recovery consultant in banking sector, owning agricultural land and carrying out agriculture। खेती करना चाहो तो आप कर सकते हो, you don't have to ask ICI। Special resolution, member in practice may engage in the following categories of the business or topic occupation after obtaining specific and prior approval of the council। कब कब? अगर फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट करना है इन बिजनेस कंसर्न, प्रोवाइडेड दैट मेंबर और हिज रिलेटिव डू नॉट होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन सच। मतलब यहाँ पर फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हो कोई बिजनेस के अंदर, पर वहाँ पर रिलेटिव या फिर आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होल्ड करने चाहिए। फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन नॉन बिजनेस कंसर्न्स, ऑफिस ऑफ एमडी और डब्ल्यूडीटी, आप एमडी डब्ल्यूडीटी बन सकते हो of a body corporate provided member or any of his relative do not hold substantial interest। तो यहाँ पर हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा अगर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर बनना है तो। इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस कंसर्न, और ये इंटरेस्ट कैसे डिवॉल्व हुआ है? इनहेरिटेंस सक्सेशन ऐसे डिवॉल्व हुआ है, और कंसर्न विच इंटरेस्ट अक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट, जहाँ पर मेरा नो एक्टिव पार्ट है। तो इंटरेस्ट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, part-time or full-time lecturership of 4 courses other than those relating to institute examination conducted under auspices of institute or auspices of the institute or regional council। इनको छोड़ के तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्ट टाइम और फुल टाइम ट्यूटरशिप अंडर एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अदर देन इंस्टीट्यूट, अदर देन कोई भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आप काम कर रहे हो इंस्टीट्यूट को छोड़ के। एडिटरशिप ऑफ जर्नल्स अदर देन प्रोफेशनल जर्नल्स, एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन कंसिडर मे बी ग्रांटेड। उनको लगता है कि देखना हो तो कोई और दूसरा बिजनेस वगैरह हो तो उसके लिए भी वो अलाउ कर सकते हैं। फिर यहाँ रिलेटिव के बारे में बोला था कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल तो रिलेटिव होता क्या है? फॉर अ मेंबर उसके लिए क्या होगी? उसके या हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है, उनके लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट, और उनके भाई बहन दोनों। A member shall be deemed to have a substantial interest in a concern। कब बोलेंगे मेंबर का substantial interest है? अगर एक कंपनी है, if its shares not being shares entitled to fixed rate of dividend whether with or without the further right to participate in profit, उनको not less than 20% voting right, उनका 20% से ज़्यादा या 20% voting right है during relevant year owned beneficially by such member
or by one or more of the following members or partly by such member or partly by one of the following members. ऐसे one of the following members कौन है? वो relatives या फिर any concern which person referred to have referred to above has substantial interest. या यहाँ पर उनका substantial interest है. In case of any other concern, if such member is entitled or other person referred to above or such member and one or yeah referred to above means this ये जो है or one or more of the other person referred to above are entitled in aggregate at any time during the relevant year not less than वहाँ पर उनका not less than 20% of the profit होना चाहिए. यहाँ कंपनी का केस है इसलिए वोटिंग राइट के बारे में बताया और यहाँ पर कंसर्न है यहाँ प्रॉफिट ले लिया है. Yeah, note a member cannot accept and hold office of MD, WDD in company if member or his partner or relative hold substantial interest in the company. यहाँ पार्टनर भी आ चुका है पार्टनर को भी substantial interest नहीं होल्ड करना पड़ेगा तभी वो MDD और WDD बन सकता है. As regard question of permitting member in practice to be a director, promoter director, subscriber to MOA इसके बारे में काउंसिल ने क्या क्या बता के रखा हुआ है. कुछ कुछ चीज़ों के बारे में काउंसिल ने बता के रखा है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी को लेके कि कौन कब बन सकता है कब वो डायरेक्टर बन सकता है कब नहीं बन सकता है. डायरेक्टर सिंपलिसिटर मतलब क्या होता है ऑर्डिनरी या सिंपल डायरेक्टर होते हैं. WDD MDD नहीं होते जो कि ये लोग ज़्यादा इंगेज नहीं रहते हैं मैनेज करने को कंपनी को एंड इज रिक्वायर्ड ओनली इन द बोर्ड मीटिंग. वो लोग खाली अटेंड करते हैं और उनको नॉट पेड एनी रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट फॉर अटेंडिंग. उनको खाली बोर्ड मीटिंग के लिए रेम्यूनरेशन मिलता है और खाली फीस मिलती है उनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए और कुछ भी नहीं मिलता है. अ मेंबर इन प्रैक्टिस परमिटेड जनरली टू बी अ डायरेक्टर सिंपलिसिटर. खाली डायरेक्टर सिंपलिसिटर ही बन सकता है एंड नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी स्पेसिफिक परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर डायरेक्टर सिंपलिसिटर बनना हो तो unless he or any of his partner is interested in that company irrespective of whether he or substantial interest है कि नहीं पर उसका पार्टनर को substantial इंटरेस्टेड नहीं होने चाहिए एज एन ऑडिटर नहीं होने चाहिए वो लोग. तो अगर वहाँ डायरेक्टर वो बन सकता है पर ये है कि वहाँ पर का वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए वो और उसके पार्टनर पर वो लोग वहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो होल्ड कर सकते हैं. A question arise whether auditor of subsidiary company can be a director of the holding company. नहीं हो सकता क्योंकि इससे इंडिपेंडेंस अफेक्ट करता है. तो यहाँ ये पूरा यही लिखा हुआ है. ECB noted that in terms of clause 11 of part 1. Okay, I found this on the web for noted there in terms. अरे यार इसमें क्या है कि the ECB noted that in terms of the clause 11 of part 1 first schedule, accountant in practice cannot engage unless permitted by the council so to engage in any other business or profession other than professional CA, but he can be a director. वो simpliciter बन सकता है director simpliciter not MDD where he or any of his partner is not interested in such company as a auditor. और वहाँ director simpliciter तभी बन सकता है जहाँ पर वो auditor नहीं हो. The board further noted that public conscience is expected to be ahead of the laws. Member therefore expected to interpret the requirement as regard independence बहुत ज़रूरी है strictly follow करना पड़ेगा उनको. In view of the above decided that auditor of subsidiary company can't be a director of its holding company as it will affect the independence of the auditor. क्योंकि जहाँ ये डायरेक्टर होता है वहाँ पर ये ऑडिटर भी नहीं हो सकता. तो अगर होल्डिंग कंपनी का वो डायरेक्टर बन जाएगा तो अगर वो सब्सिडियरी कंपनी का ऑडिटर रहता है तो उसके इंडिपेंडेंस पे अफेक्ट कर जाएगा. प्रमोटर या प्रमोटर डायरेक्टर को लेके बात करें तो देयर इज नो बार फॉर अ मेंबर टू बी अ प्रमोटर सिग्नेचरी टू अ एमओए. वो हो सकता है. देयर इज नो बार फॉर सच प्रमोटर और सिग्नेचरी टू बी अ डायरेक्टर सिंपलिसिटर so that company irrespective of whether object of the company include areas which fall within the scope of profession of CA. irrespective की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वो फॉल कर रही है वो सीए के प्रोफेशन को लेके मतलब वो फॉल करती है उनके ऑब्जेक्ट्स सेम एज जो भी स्कोप है सीए का. therefore members are not required to obtain specific permission. In such case it must be clarified that under section 25 company can practice no company can practice as a CA. Member in practice in a HUF business domain
Member can acquire interest in family business as proprietor partnership in the name and style of HUF. Necessary for member to provide evidence that आपको बस रीड करना है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको वहाँ क्लिक हो जाएगा. Necessary for member to provide evidence that interest in family business concern devolved on him as a result. Inherent और succession और partition के थ्रू ही उसके पास इंटरेस्ट आना, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए फैमिली बिजनेस में. Also necessary for odd member to show that he was not actively engaged. In actively engaged भी नहीं होना चाहिए. Council passed resolution granting general permission for प्राइवेट ट्यूटरशिप एंड ये सबसे बता के रखा हुआ कि आपको स्पेशल प्राइवेट ट्यूटरशिप आप कर सकते हो इंस्टीट्यूट के अंदर, या फिर स्पेसिफिक परमिशन लेके आप अदर देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर कर सकते हो. पर यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि डायरेक्ट टीचिंग आवर्स डिवोटेड ऑन सच एक्टिविटी टेकन टुगेदर शुड नॉट एक्सीड 25 आवर्स अ वीक, नहीं ज़्यादा होना चाहिए. यहाँ केसेस दिए हुए कुछ. CA entered into a partnership with persons not member of the ICA for carrying on business. Share of CA was 25%. He take in business operating, वो सब काम करता है वहाँ का, सब मैनेज करता है, पर वो अदर ऑक्यूपेशन में है तो उसको गिल्टी मान लिया था. बिना परमिशन के ICA के उसने दूसरा काम ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया. Member authorized by resolution of board of director held on 4/9/1981 to look after day-to-day affairs. Later, at 8/5/82, he applied to council for permission to hold office of executive chairman of the ceremony. वो अदर ऑक्यूपेशन में तो 4/9/81 को ही चला गया था उस, पर वो परमिशन कब लेता है? 8/5/1982 के अंदर. तो यहाँ जो बीच में गैप है उसमें इसने क्या किया, इसको गिल्टी माना जाएगा बिकॉज ये बिना ICA के परमिशन के अदर ऑक्यूपेशन में इंगेज है. CA held a salaried employment as an assistant manager in addition to practice without obtaining, तो ये गिल्टी माना गया था. CA while practicing as CA engaged himself in any other occupation as LIC agent in another name, तो guilty under clause 11. CA offered to help complainant in disposing of odd lot shareholding, sold them at much lower rate than he had sent of the complainant notes, and said CA was personally involved in share transfer and brokers business. वो कोई दूसरा काम भी कर रहा था अपने प्रैक्टिस को छोड़ के, वो ब्रोकरेज वगैरह का काम कर रहा था, ब्रोकर वगैरह का, तो उसको गिल्टी अंडर क्लॉज 11 ठहराया गया. CA was in full-time employment beside holding full-time COP. Though respondent submitted that he did not carry out any attestation function during this period, yet same cannot absolve him. वो बोला कि मैं तो ठीक है, मैं COP था मेरे पास, तो मैंने दूसरे काम में इंगेज था, पर मैंने यहाँ COP में कोई भी अटेस्टेशन वगैरह फंक्शन नहीं अटेंड नहीं किया, मैंने किसी और ऑडिट रिपोर्ट वगैरह साइन नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मुझे आप गिल्टी मत ठहराओ. नहीं, पर यहाँ पर उसने बिना परमिशन काउंसिल के उसने कोई अदर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया है, तो उसको 11 के अंदर गिल्टी माना जाएगा. CA done arbitrage activity in NSC through another person and he incurred loss. उसको लॉस हो गया वहाँ पर. That person has taken इतना as security deposit. तब उसका but the balance इतना had not been paid by him. उसने इतना पेमेंट अभी तक किया ही नहीं है. He explained this income as fees of an advisor but could not produce any documentary evidence. Held guilty. उसको guilty माना गया था. CA was one of the promoters and WDT of private limited company, drawing remuneration besides practicing on a full-time basis and besides holding full-time COP. बताया नहीं है ICA को, तो guilty मानेंगे under clause 11. CA deceived a person by assuring that he can sanction a loan to him for business purpose. तो उसने क्या 15,000 रुपये ले लिया उससे इस काम के लिए, और उसको क्या करना, अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया अपने क्लाइंट को. Apart from that, he was in the full-time employment with the university. यूनिवर्सिटी के साथ full-time employment था, in spite of holding full-time COP and never disclosed about his, बताया भी नहीं, तो उसको क्या किया, under clause 11 में उसको guilty माना गया. CA maintained the accounts and also acted as a tax auditor of a firm. Beside holding COP, he was also an active business association with a company, being a director without taking permission. तो उसको under clause 11 उसको फिर से गिल्टी माना गया था.
फिर आता है 12, इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? इसमें क्या बोल रखा, अलाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और अ मेंबर नॉट बीइंग हिज पार्टनर टू साइन ऑन हिज बिहाफ और बिहाफ ऑफ द फर्म। एक तो कौन पर्सन जो कि मेंबर नहीं है आईसीआई का, मेंबर नहीं है आईसीआई का, वो भी प्रैक्टिस में नहीं है, और साथ में या तो उसका पार्टनर नहीं है, और उसको उसने बोल दिया कि तुम साइन कर दो मेरे बैलेंस शीट वगैरह सब। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ जैसे ये ऑडिटर है, ये किसी को बोल रहा है कि तुम मेरे लिए तुम साइन कर दो। तो यहाँ 12 लिखा है तो आपको याद रहेगा क्लॉज 12। मन में हमने क्या पढ़ा था कि नेम यूज नहीं करने देना है, 2 और 3 में किसी को शेयर नहीं करना है, किसी से लेना भी नहीं है, फोर्थ पार्टनरशिप, फिफ्थ क्या था वो हाथ वाला सिक्योर वर्क, एंड 60% एडवर्टीजमेंट वगैरह, सेवेंथ टैक्स ऑडिटर और प्रोफेशनल अटेनमेंट, एंड 8 इट्स चेयर वाला जो बिना कम्युनिकेशन किए प्रीवियस ऑडिटर को यू कांट एक्सेप्ट द ऑडिट, एंड नंबर 9 वाला 139 और 140 का कंप्लाई होना चाहिए। एंड 10 की बात करें तो वो 10% याद है कंटिजेंसी वगैरह, फीस परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, मतलब फीस एज अ परसेंटेज ले रहे हैं हम लोग। तो 11 क्या है, वो दो पेड़ याद है, दो मतलब दो सिक्के मैंने बनाए थे 2 कॉइन्स के, तो उसमें क्या 11 वो क्या किसी और बिजनेस में आप इंगेज नहीं हो सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द आईसीआई। और नंबर 2 क्या है, यू कांट लेट एनीवन टू साइन योर बोर्ड बैलेंस शीट वगैरह, किसी और को नहीं बोल सकते हो। जबकि मतलब कोई पार्टनर हो आपका वो कर सकता है साइन, या फिर मेंबर इन प्रैक्टिस वही साइन कर सकता है। काउंसिल क्लैरिफाई दैट पावर टू साइन रूटीन डॉक्यूमेंट ऑन विच प्रोफेशनल ओपिनियन, अगर ऐसे रूटीन डॉक्यूमेंट जिसमें कोई ओपिनियन वगैरह नहीं जा रही है, तो वहां पर काउंसिल ने बोला है कि ठीक है यू कैन डेलीगेट योर वर्क। कहाँ का डेलीगेट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लॉज लगेगा ही नहीं। फर्स्ट है इशू ऑफ ऑडिट क्वेरीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, asking for information and issue of questionnaire, letter forwarding draft observation of financial statement, initiating and stamping of vouchers, acknowledging and carrying out written correspondence with the client, memorandum of cash verification issue करना, issuing acknowledgement for records produced, raising of bills, attending to routine matters and tax practices, any other matter incidental to the office administrations. Where the authority to sign document given above delegated by CA, डेलीगेट कर दिया है सीए को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन साइन विद द सीए, इसका मतलब सीए ने साइन नहीं किया है, वो डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने साइन नहीं किया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो फिर भी उस पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पर यहाँ पर ऐसा है कि वो ये काम को डेलीगेट कर सकता है। काउंसिल डिसाइडेड दैट वेयर सीए व्हाइल साइनिंग रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हिज नेम, वहां पर उसको बताना पड़ेगा, अपना नेम वगैरह बताना पड़ेगा। मेंबर शुड डिस्क्लोज हिज नेम व्हाइल appending his signature on the report. When there is no statutory requirement, member may sign in the name of the firm. It may be noted that SA 700 ने भी बोला है कि आपको membership number और firm registration number it's compulsory to give. Members' attention is always drawn towards urine guidelines of the ICI. आप ये इलास्ट्रेशन देख लेना। अब आता है कि पार्ट 1 हम लोग का कंप्लीट होता है जिसमें प्रैक्टिस सीए के बारे में बोलते हैं। पार्ट 2 आएगा जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताएगा सर्विस वालों के लिए। A member of ICI other than the member in practice guilty of professional misconduct का if he being an employee, वो क्या employee है, भी सर्विस के अंदर है तो employee है, of any company or firm or person उसमें क्या बोल के रखा हुआ है क्लॉज 1 के अंदर pays और allows और agrees to pay। यहाँ सेम क्लॉज 1 and 2 में ये बोल के रखा कि आपको देना भी नहीं है लेना भी नहीं है। तो देना नहीं है मतलब क्या, pays और allows और agrees to pay directly or indirectly to any person any share in the emolument of the employment, जो भी सैलरी वगैरह वो अर्न कर रहा है उसका कुछ भी शेयर आपको नहीं देना है किसी को भी। However, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा शेयरिंग अमंग, अब रिलेटिव वगैरह तो रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह को आप दे सकते हो। इफ देर इज नो रिलेशनशिप इन प्रोक्यूरिंग और रिटेनिंग द जॉब, और ऐसे जॉब प्रोक्योर करने के लिए आप किसी को पैसा नहीं दे सकते हो। क्लॉज 2 में किसी से लेना भी नहीं है, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस प्रॉफिट्स और गेन्स इनसे फ्रॉम लॉयर सीए और ब्रोकर engaged by
कंपनी, फर्म और पर्सन और एजेंट और कस्टमर ऑफ सच कंपनी। मतलब क्या है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे किनसे, क्या नहीं एक्सेप्ट करोगे, कोई भी फीस प्रॉफिट वगैरह इनसे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। कोई भी लॉयर या फिर सीए है जो कि हम लोग जिनका ऑडिट कर रहे हैं उनके उनके लॉयर सीए या फिर ब्रोकर हो, उनसे हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करना है, या फिर उनके एजेंट और कस्टमर हो जिनका हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, बाय वे ऑफ कमीशन या फिर ग्रेटिफिकेशन। accepts or agrees to accept any part, fees or profit from a lawyer, CA or broker engaged by such company, firm or person, मतलब जिनका मैं अगर ऑडिट कर रही हूँ, और एजेंट और कस्टमर ऑफ सच कंपनी, फर्म और पर्सन बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। यहाँ इलास्ट्रेशन देना, आप देख लेना। अब पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 आता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर बोथ, जनरली मीन्स कि प्रैक्टिस और सर्विस वालों के लिए, दोनों के लिए। A member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct। कब? जब क्लॉज 1 के अंदर वो क्या है कि not being a fellow of the institute acts as a fellow of the institute। यहाँ मैंने ऐसी फोटो से लगा दिया है कि जैसे फेलोज लग रहे हैं ना ये लोग एक दूसरे के। फेलोज तो यहाँ पे आपको याद रहेगा, ये फेलो नहीं है फिर भी आप एक्ट कर रहे हो एज अ फेलो मेंबर। क्लॉज 2 में क्या है कि डज नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन, जो मांग रहे हैं वो लोग, और डज नॉट आस्क बाय द इंस्टीट्यूट काउंसिल, वो लोग जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आप दे ही नहीं रहे हो। इंस्टीट्यूट काउंसिल और एनी अदर डिसिप्लिनरी डायरेक्टर वगैरह कुछ भी मांग रहे हैं, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी, QRB, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वगैरह मांग रहे हैं, अपीलेट अथॉरिटी, अगर कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रही है यू हैव टू गिव इट। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि ये फोटो लगाया है कि उफ मैं तो नहीं दे रही, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि मैं तो कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको नहीं दूंगी। पहले आपको ऐसे फेलो, आप फेलो जैसे, आप फेलो नहीं हो फिर भी आप फेलो जैसे ट्रीट अपने आप को कर रहे हो, बता रहे हो दूसरों को। और यहाँ पर क्लॉज 2 के अंदर मैं तो नहीं दे रही, मतलब क्या मैं कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आईसीए वगैरह मांग रहा हम लोग नहीं दे रहे हैं। सी कंटिन्यू टू ट्रेन आर्टिकल असिस्टेंट थ्रू हिज नेम, दो उसका नाम रिमूव कर दिया गया था मेंबरशिप में, एंड फेल टू सेंड रिप्लाई टू द इंस्टीट्यूट आस्किंग हिम टू सेंड हिज एक्सप्लेनेशन। और यहाँ वो ट्रेन करता जा रहा था आर्टिकल क्लर्क को, और उसका नाम भी हटा दिया था। और जब आईसीएन ने उसको पूछा कि तुम एक्सप्लेन करो तो वो उसका जवाब भी नहीं दे रहा था, तो उसको गिल्टी अंडर क्लॉज 2 बताइए, क्योंकि ये फोटो देखो कि आप मैं तो नहीं दे रहा जवाब आपको। इलास्ट्रेशन आप देख लेना। क्लॉज 3 में है कि अब इतना उन्होंने बोल दिया, एग्जाम्पल से कैसे याद रखेंगे क्लॉज 3 का। इसमें क्या है कि वाइल इन्वाइटिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अदर सीए ऑल वाइल रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर और एडवर्टाइजिंग थ्रू राइट अप, आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के आप गलत इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ इन लोग ने एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे आप क्लॉज 3 को, यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन मंगाई थी तो आपने तो पहले मैंने मना कर दिया, फिर बाद में आपने सोचा कि दे देते हैं, तो क्या जाके दे रहे हो उनको, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। पहले क्लॉज 1 में था कि क्या आप अपने आप को फैलो बता रहे हो, क्लॉज 2 के अंदर है कि आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो आप दे नहीं रहे हो, और क्लॉज 3 में अगर दे भी रहे हो तो आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब पार्ट 4 आता है अदर मिसकंडक्ट के बारे में इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ आईसीआई जनरली। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इफ अदर मिसकंडक्ट है ये क्लॉज 1 में, जैसे जेल में अभी इज गिल्टी ऑफ कुछ उसने क्राइम वगैरह किए, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने उसको ऑफेंस बताया है कि पनिशेबल दिया है इम्प्रिजमेंट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा का इम्प्रिजमेंट नहीं, ये 6 महीने तक के अंदर बंद रहेगा। ये सीए बंद रहने से क्या हो रहा है, एक हम लोग के डिसरेप्यूट आ रहा है। ऐसा आप याद रख सकते हो क्लॉज 2 के बारे में, डिसरेप्यूट। इन ओपिनियन ऑफ द काउंसिल, आपने कुछ ऐसा काम किया है जो कि सीए के प्रोफेशन को डिसरेप्यूट करता है। तो ये दो आपको क्लॉज याद हो गया। अब इलस्ट्रेशन 25 और देख लेना आप, यहाँ कुछ केसेस हैं। CA floated various company or of firms and availed huge limits from the bank in name of the said company or the firm. Limits were availed fraudulently। ये fraudulently avail किया, इसका मतलब क्या, आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे CA के प्रोफेशन को डिसरेप्यूट पहुंचाया है। एंड अदर फिक्स असेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म, जो कि ऑलरेडी मॉर्गेज है उस पर आप फिर से लोन ले रहे हो। Furthermore, besides holding full-time COP, he was also a proprietor or director
of a firm or private limited company for which he did not inform institute. यहाँ पर आप दो, एक तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी कर रहे हो आप अंडर क्लॉज 11, क्योंकि 11 के अंदर आप अदर बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर अंडर क्लॉज 2 में भी आप गिल्टी हो. CA not reveal important information that his name has been removed due to non-payment of fees, but continue to sign the audit report. ये एक डिसरेपुटेशन है, आप गिल्टी हो अंडर क्लॉज 2. CA falsely verified form number 32 filed with the ROC. Obtained डिजिटल सिग्नेचर उसने ऑब्टेन किया फ्रॉडलेंटली, तो अंडर क्लॉज 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया सी के प्रोफेशन को. अकाउंट ऑफ कंप्लेनेंट मेंटेन्ड एंड, अब ये कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट क्या होता है? जो कंप्लेन फाइल करता है उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं, और जो रिस्पॉन्ड करता है, जैसे यहाँ पर कंप्लेन कौन था? एक एंटिटी थी, एक सीए, कोई क्लाइंट था जिसका उसने पैसा ले लिया पर दे नहीं रहा सीए, तो यहाँ पर जो भी वो क्लाइंट होगा वो होगा कंप्लेन, जो कंप्लेन करके आया है, और रिस्पोंडेंट या फिर डिफेंडेंट उसको बोलते हैं जो जिसके ऊपर इसने केस किया है. तो अकाउंट ऑफ द कंप्लेनेंट मेंटेन्ड एंड ऑडिटेड बाय द सीए. इवन आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ द फीस ही रिफ्यूज टू कंप्लीट हिज वर्क. रिस्पोंडेंट फर्म वाज इन द पोजीशन ऑफ ऑल हिज डॉक्यूमेंट, उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स थे सीए के पास, and refused to hand over the same, further on seeking for the payment against the work done for the interior. अब उसके उसने बोला कि मैंने तो अपना न्यू ऑफिस बना लिया उस पैसे से. कंप्लेन अब्यूज एंड थ्रेटन, पासवर्ड भी उसका इनकम टैक्स का चेंज कर दिया था उसने, तो यहाँ पर वो गिल्टी अंडर क्लॉज 2 ठहराया गया था. रिस्पोंडेंट अपॉइंटेड टू कैरी आउट ऑडिट इनकम टैक्स एंड ROC. रिस्पोंडेंट डिड नॉट वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स. इनकरेक्टनेस था उनके अकाउंट के अंदर, एंड द सेम फाइल्ड कर दिया ऑन बेसिस ऑफ टेम्पर्ड एंड फोर्स डॉक्यूमेंट, रिजल्टिंग इन ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द, और अंडर क्लॉज वो गिल्टी कर दिया उसको, अंडर क्लॉज वो गिल्टी ठहराया गया. और ये कंप्लीट होता है हम लोग का शेड्यूल 1. थैंक यू.